नमस्कार मित्रों, आज सार्थक एकेडमी की करंट अफेयर्स की एक नई क्लास है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है, उसे गहराई से समझना है। मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को गहराई से समझ लेते हैं तो रटने की अपेक्षा आप हमेशा उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आज जिन टॉपिक को टच करना है या जिन्हें समझना है उनमें के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला बिहारी पुरस्कार भी है। के बिरला फाउंडेशन 1991 से कार्यरत है। 1991 से इसके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। विगत 10 वर्षों में किसी साहित्य को इसमें चुना जाता है और उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। 2.5 लाख, लगभग 2.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए और एक प्रतीक चिन्ह इसके तहत प्रदान किया जाता है। इस बार 30वां बिहारी सम्मान जिन्हें मिला है, मैं चाहूँगा एक बार आपको तस्वीर से भी उन्हें दिखा दूं, मोहन कृष्ण जी को, और उसके बाद आप उन्हें समझ सकें। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार की राशि मैंने आपको बताई 2.5 लाख रुपए, एक प्रतीक चिन्ह इसमें प्रदान किया जाता है। मोहन कृष्ण बोहरा साहब को इस बार दिया गया है। इनकी रचना है तस्लीमा, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तस्लीमा के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा मोहन कृष्ण जी को दिया गया है। मुझे उम्मीद है ये फैक्ट आपको याद रहेगा। चलते हैं अगली महत्वपूर्ण घटना की तरफ, लेकिन एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण पुरस्कार को मैं आपको रिवीजन करा दूं। तेज़ी से मेरे साथ दोहराते रहेंगे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी सम्मान दिया जाता है। 1991 से दिया जा रहा है। खास बात 10 वर्ष की में प्रचलित हुई किसी एक साहित्य के लिए दिया जाता है। हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं के लिए दिया जा सकता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, 2.5 लाख रुपए का इनाम, प्रतीक चिन्ह। 29वां पुरस्कार डॉक्टर आईदान सिंह को दिया गया था। इस बार 30वां पुरस्कार सन 2021 में मोहन कृष्ण बोहरा साहब को दिया गया है। मुझे उम्मीद है ये आपको तैयार रहेगा। और चलते हैं फिर अगली घटना की तरफ। भारत की कुल आबादी का 2% एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है, और उसमें ख़ास तौर से बच्चे, यंग एज में भी ये बीमारी पाई जा रही है। गैजेट्स और उनसे जुड़े हुए यंत्रों के उपयोग करने के कारण ऑटिटियस मीडिया नाम की एक बीमारी होती है। ऑटिटियस मीडिया नाम की, जिसके कारण सुनने के लिए जो कान के पर्दे का मध्य भाग है वो डैमेज हो रहा है। परिणाम स्वरूप बच्चों की सुनने की क्षमता तो कमज़ोर हो ही रही है, और दुनिया भर की तमाम एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन, इलाज के कारण एक धन का अपव्यय भी हो रहा है। शारीरिक क्षमता का नुकसान, साथ ही साथ धन का भी नुकसान। पूरे विश्व को इस बाधिरता से जागरूक करने के लिए, जागरूक करने के लिए विश्व बाधिर दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई है। 3 मार्च को इसे मनाया जाता है। देख सकते हैं 3 मार्च 2021 आपके सामने दिख रहा होगा। इस बार की जो थीम है वो भी नीचे लिखी हुई है, हेयरिंग केयर फॉर ऑल स्कैरिंग रिहैबिलिटेटेड। हेयरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रैन रिहैबिलिटेटेड। मुझे उम्मीद है मैंने धीरे धीरे जो इसे बोला है उसे आप केयरफुली सुनेंगे और नोट करेंगे, और उम्मीद है कि चित्र में भी आपको इसकी थीम दिख रही होगी। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, 3 मार्च को विश्व बाधिर दिवस मनाया जाता है। भारत की भी 2% से अधिक आबादी मानी जाती है कि वो सुनने की क्षमता को लेकर ग्रसित है, या तो पूर्ण रूप से नहीं सुन पाते और या सुनने की क्षमता बेहद कम होती है। विशेषकर बच्चों में एक बीमारी इस दिनों बड़ी तेज़ी से फैली है, जिसका नाम है ऑटिटियस मीडिया, जो कान के मध्य पर्दे, जो कान की सुनने वाली पटल है, पर्दा है, उसके बीच के हिस्से को डैमेज कर देती है और सुनने की क्षमता प्रभावित करती है।
इसके साथ ही अब चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण घटना है सऊदी अरब में। सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, फ्रांस, कोरिया और भारत ने मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। वायुसेना का यह सैन्य अभ्यास यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के मेजबानी में अल दाफरा नामक स्थान पर हुआ। मैं फिर से रिपीट करूं, कुल 6 देशों ने लगभग इसमें भाग लिया, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, यूएसए, दक्षिण कोरिया, फ्रांस शामिल थे। भारत भी इस बार पहली बार इस एक्सरसाइज में शामिल हुआ, जिसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, इसमें वायुसेना ने भाग लिया, मतलब यूएसए, फ्रांस, कोरिया, दक्षिण कोरिया स्पेशली, दक्षिण कोरिया, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और भारत की वायुसेना ने इसमें भाग लिया। भारतीय वायुसेना की तरफ से C-17, IL-78 टैंकर और सुखोई 30 MKI ने भी इसमें भाग लिया। मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन के तौर पर आपको कराऊंगा और चित्र के साथ। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप इस चित्र से अच्छी तरह समझ पाएंगे। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि डेजर्ट फ्लैग 2021 यूएई के अल दफ़ा नाम के एक एयरबेस है, वहाँ की एयरफोर्स का, वहाँ पर हुआ है। इंडिया ने पहली बार इसमें भाग लिया है। ये कई देशों की वायुसेनाओं का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, इसमें पहली बार इंडिया शामिल हुआ है। कौन कौन से देश इस बार इंडिया के साथ यूएई की मेज़बानी में इसमें शामिल हुए, संयुक्त अरब अमीरात की मेज़बानी में शामिल हुए? तो पहले तो संयुक्त अरब अमीरात, फिर भारत, फ्रांस, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, दक्षिण कोरिया, बहरीन और सऊदी अरब शामिल रहे। तो कुल 7 देशों ने इसमें भाग लिया। 6 इसके पुराने पार्टनर हैं। भारत इसमें एक नया पार्टनर बना है और इसने इसमें भाग लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा भी है एक्स डेजर्ट फ्लैग 2001 अल दाफरा, जहाँ पर ये आयोजित हुआ। यूएई का एक एयरबेस है वायुसेना का और भारत ने भी इसमें भाग लिया है। बात कर लेते हैं लॉन टेनिस के ग्रैंड स्लैम की, ऑस्ट्रेलियन ओपन। हम आपको लोग जानते हैं कि वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं लॉन टेनिस के, जिनमें पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा, अगर मैप से याद करेंगे तो और जल्दी याद होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरफ से जब हम यूरोप की तरफ चलेंगे तो पहला देश पड़ता है फ्रांस, तो फ्रेंच ओपन। फिर ऊपर है इंग्लैंड, वहाँ पहुँचने पर बैडमिंटन खेला जाता है। फिर या लंदन ओपन भी उसको कह देते हैं। इसके बाद वर्ष के अंतिम में शुरुआत होती है अमेरिकन ओपन की, मतलब वर्ष के पहले वर्ष का शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से और वर्ष का अंत अमेरिकन ओपन के साथ होता है। इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन कोरोना के कारण जनवरी फरवरी में नहीं हो पाया, थोड़ा डिले हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच सर्बिया के, उन्होंने जेनिफर मेदवेदेव को पराजित किया जो रूस के थे और खिताब अपने नाम दर्ज किया। वहीं नाओमी शारापोवा ने भी महिलाओं का खिताब जीता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, पुरुष एकल में विजयी रहे हैं नोवाक जोकोविच और महिलाओं में नाओमी ने विजय हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को की महासभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया और ये तय किया गया कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाए। प्रश्न उठता है कि 21 फरवरी को ऐसा हुआ क्या था? दरअसल 21 फरवरी को सन 1952 में बांग्ला को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने के लिए, राष्ट्रभाषा बनाए जाने के लिए बांग्लादेशी युवकों ने, तब उसे पूर्वी बंगाल कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे,
एक ढाका में प्रदर्शन किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना और पुलिस की निर्मम गोलीबारी में कई युवाओं की जान चली गई। अपनी भाषा के प्रति लगाव, प्रेम के प्रति जो शहादत या बलिदान तब के पूर्वी पाकिस्तान ने दिया था, उसी को याद करते हुए 1999 में यूनेस्को ने अपनी महासभा में 21 फरवरी के दिन को मातृभाषा दिवस के रूप में स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तब से 1999 से आज तक 21 फरवरी को मनाया जा रहा है। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ज़रूर नोट करना होगा। सन 2022 से 2032 तक के 10 साल के दशक को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2022 से 2032 तक के दशक को यूएनओ की महासभा ने स्वदेशी अंतर्राष्ट्रीय भाषा दशक के रूप में स्वीकार किया है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वदेशी जो उसकी मातृभाषा है, जिस जुबान में उसने बोलना, पढ़ना, लिखना सीखा है, उसे मनाने का अधिकार होगा और इसके सम्मान में 10 साल का एक डेकेड रखा गया है जो 2022 से 2032 तक होगा। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अक्सर यूएनओ ने किस ईयर को क्या कहा, किस दशक को कैसे मनाने के लिए कहा है, हमेशा एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो इस बार यूएनओ ने स्वदेशी भाषा अंतर्राष्ट्रीय दशक 2022 से 2032 तक को घोषित किया है। अब चलते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक अगले बिंदु की तरफ, और एक बड़ी घटना पर चर्चा करनी है। अब जिस बड़ी घटना की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, थोड़ा केयरफुली, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतिहास के गर्भ में ले जाऊं। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड से समझेंगे तो और इजीली समझ पाएंगे कि म्यांमार में सिर्फ शक्ति का परिवर्तन हुआ है या तख्ता पलट हुआ है, या बहुत कुछ भारत के लिए बाकी है। म्यांमार, जिसे प्राचीन काल में हम वर्मा कहते थे, स्वर्णभूमि कहते थे, अशोक ने अपने एक बेटी और पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ भेजा था, सोन और उत्तरा। यहाँ पर भारत से बहुत पुराने संबंध रहे हैं। आपने तो हॉलीवुड के कई गानों में भी उनको सुना होगा। मेरे पिया गए हैं रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, ये भी सुना होगा। बड़े पुराने संबंध भारत के और म्यांमार या वर्मा के बीच रहे हैं। सांस्कृतिक संबंध बौद्ध धर्म के कारण और अधिक मजबूत हुए हैं। वर्मा के बहुत से छात्रों ने नालंदा, विक्रमशिला, उदयंतपुरी जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की थी। म्यांमार में धीरे धीरे स्थितियां बदलती गईं। म्यांमार की संसद में जो संवैधानिक संरचना की गई, जो संसद का निर्माण संविधान के अनुसार किया गया, उसके उच्च सदन और निम्न सदन में सेना को प्रतिनिधित्व दिया गया। सेना का प्रतिनिधित्व इसलिए था कि सोच के साथ अगर ताकत को मिला दें तो शायद डेवलपमेंट और तेज हो सकता है। पर मेरा जो मानना है कि सेना को जहाँ पर भी राजनीतिक मुद्दों को हल करने की जिम्मेदारी दी जाती है, वहाँ तख्ता पलट होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। 10 वर्ष पहले म्यांमार में एक लंबे कालखंड के बाद थुंडा सरकार का अंत हुआ, अर्थात सैन्य शासन का अंत हुआ था। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि म्यांमार में डेमोक्रेसी की स्थापना होगी, एक मजबूत डेमोक्रेसी सामने आएगी, लेकिन फिर सेना ने तख्ता पलट करके जिस तरह से जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हटाया है, उसने पूरी दुनिया को ना सिर्फ आश्चर्यचकित किया है, बल्कि इस चिंता में भी डाल दिया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के इस देश की उलट पलट की स्थिति किन और देशों को प्रभावित करती है। भारत इससे प्रभावित होने वाला है। भारत के कई मुद्दे, या कह सकते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी का भी प्रवेश द्वार वर्मा है या म्यांमार है।
बहुत गहराई में उतरने से पहले एक बार वर्मा की भौगोलिक स्थिति को मैं देखना चाहूँगा, आपको भी दिखाऊंगा कि किस तरह से उसकी सीमाएं किन देशों से लगती हैं और क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि म्यांमार की उलट पलट की स्थिति भारत को प्रभावित करेगी। तो मैं एक बार मैप की तरफ आपको ले चलूँ और केयरफुली समझते हैं। मैं आपको वहाँ बताता भी रहूँगा कि कैसे किन पॉलिसियों पर चर्चा हो रही है। मैप आपको दिख रहा होगा, ये म्यांमार का क्षेत्र है। इसके पड़ोसी देशों में आपने इंडिया को देखा, वाइट कलर में जो ये हिस्सा दिख रहा है ये बांग्लादेश है। यहाँ थाईलैंड है, लाओस है और चीन है। हम भी जानते हैं चीन से तनातनी इस समय हमारी बहुत ज़्यादा है। पिछली बार जब सैन्य तख्ता पलट हुआ था तो 1988-89 में हमने पूर्ण रूप से अपने संबंध वर्मा से या म्यांमार से ख़त्म कर दिए थे। परिणाम स्वरूप कोको आइसलैंड जो यहाँ पर है, आपको डॉट की तरह दिख रहा है इस पॉइंट पर, इस बिंदु को चीन को लीज पर दे दिया गया। चीन ने अपना एक छोटा सा सैन्य अड्डा भी यहाँ बनाया, पनडुब्बियाँ भी यहाँ रखी, एटॉमिक पनडुब्बी वगैरह यहाँ उतार रखी हैं। इसका नुकसान सामरिक तौर पर तो हुआ ही हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका चीन की तरफ भी चला गया। हमें ज़रूरत थी एक मिडवे, महात्मा बुद्ध की एक सिद्धांत है मध्यम प्रतिपदा को अपनाने की, लेकिन हमने डेमोक्रेसी के पक्ष में जाते हुए अपने लगभग सारे संबंध वर्मा से उस दौरान ख़त्म कर दिए थे। फिर वही स्थिति इस बार दोहराई गई है और अब की जो भारत का स्टैंड आया है, जो इस बार उन्होंने स्टैंड लिया है, वो सराहनीय है। ना ही उन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की है और ना ही बहुत ज़्यादा आंग सान सूकी के समर्थन में गए। एक मध्यम रास्ते को अपनाया है और ये कहा है कि सैन्य ताकत का सत्ता में आना राष्ट्रीय हित के लिए कभी भी सही नहीं होता है। एक बार आप गौर से देख लें, ये जो नीले रंग की लाइन आपको दिख रही है, ये भारत की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत वो भारत से इन दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी एक सड़क परियोजना बना रहा है। ये 3 देशों से है, भारत, म्यांमार और थाईलैंड। ये परियोजना भी अब बाधित हो सकती है। कुछ और चीज़ों पर अगर हम चर्चा करें, मैप ने आपने पूरी केयरफुली देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं किन किन चीज़ों पर दिक्कत आएगी और ऐसी स्थिति हुई क्यों है। मैं आपको पहले संसद का स्ट्रक्चर आपको समझा दूं तो ज़्यादा अच्छी तरह आप समझ पाएंगे कि म्यांमार में सेना की पावर कितनी है। म्यांमार की संसद को, माफ़ करिएगा, सेना को नहीं, संसद को पाइदिगुंगसू कहते हैं। शॉर्टकट में इसका दूसरा नाम यही ज़्यादा लिया जाता है, हलुटाओ। इसके 2 हिस्से हैं। जैसे अपनी संसद के 2 हिस्से हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक उसी तरह इनके भी 2 हिस्से हैं। अम्योथा हलुटाओ इम्पॉर्टेंट है। ये उच्च सदन कहलाता है। ये उच्च सदन है। इसमें कुल सीटें हैं 224, जिनमें से 56 सेना के सदस्य होते हैं। जिनमें से 56 सेना के सदस्य होते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ का निम्न सदन जो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, अब उसको ज़रा गौर से समझिएगा, वो है पाइथू हलुटाओ। यहाँ 440 सदस्य होते हैं। पाइथू में कुल सदस्य संख्या है 440 और इसमें सेना के जो सदस्य होते हैं वो 110 होते हैं। आप देख सकते हैं दोनों सदनों में सेना का प्रतिनिधित्व होना, निम्न में और उच्च में,
मतलब सेना के प्रतिनिधि चुने हुए सदन में भी हैं और उच्च सदन में भी हैं, निम्न सदन में भी हैं। ये पूर्ण रूप से राजनीतिक डिसीजन में सहभागिता लेते हैं। कुल सीटें अगर देखें तो 664 होती हैं, जिनमें 110 प्लस 56 आप जोड़ के देख लें 166 सीटें सेना के पास है। सेना की इसी ताकत के कारण अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है। बात दरअसल बिगड़ी कहाँ से चुनी हुई सरकार को बाहर जाना पड़ा। चुनी हुई सरकार से मेरा तात्पर्य है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसे NLD के नाम से शॉर्टकट में जानते हैं, और इसकी जो पॉपुलर लीडर हैं वो हैं आंग सांग सूकी। आंग सांग सूकी दरअसल रखाइन म्यांमार का एक क्षेत्र है जहां रोहिंग्या पाए जाते हैं। रोहिंग्या इस्लाम को मानने वाले हैं। सेना ने जब उनके खिलाफ उत्पीड़न शुरू किया, वहाँ से मारकर उन्हें भगाना शुरू किया, तो रोहिंग्या की समस्या आप भी जानते हैं। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इन सभी देशों की तरफ इन्होंने पलायन किया। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार आपको फिर से मैप दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कि कैसे ये समस्या हमारे लिए बनी। मैंने जिक्र किया कि रखाइन के क्षेत्र से जब उत्पीड़न शुरू हुआ तो सबसे पहले उन्होंने अपने दरअसल धर्म के तौर पर रखाइन के रोहिंग्या भी इस्लाम को मानते थे और बांग्लादेश भी इस्लाम को मानता था, इसलिए उन्होंने इधर पलायन किया। बर्मा से फिर ये इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू हुए और स्थिति बदलती चली गई। इस शरणार्थियों की समस्या को निपटाने के लिए या इसका अंत करने के लिए हमने वर्मा से बातचीत शुरू की थी, म्यांमार से बातचीत शुरू की थी। अब वो भी खटाई में पड़ सकती है क्योंकि वहाँ पर चुनी हुई सरकार नहीं है और सेना इन्हें खुद ही भगा कर या कह सकते हैं यहाँ प्रताड़ना की, जिसके कारण ये सेना के डर से वहाँ से भागे थे। तो फिर सेना उनको कैसे स्वीकार करेगी, इसलिए अब रोहिंग्या की समस्या भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है। बात कर लेते हैं कि इन नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को सत्ता से हटना क्यों पड़ा। क्या ऐसा घटित हुआ कि सेना बनाम NLD सामने आ गए या आंग सांग सूकी बनाम मिन सामने आ गए। मिन वहाँ सेना के प्रमुख हैं, मिनहांग जिनका नाम है। मिनहांग ये सेना के प्रमुख हैं, जनरल हैं। NLD नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की सुप्रीम आंग सांग सूकी हैं। आंग सांग सूकी ने रखाइन क्षेत्र में सेना के उस उत्पीड़न को रोकने का भरसक प्रयास किया, खूब आवाज़ उठाई। इसी घटना के कारण, क्योंकि सेना इनको भगाना चाहती थी जबकि आंग सांग सूकी इसे रोकना चाहती थी, ये पहला मतभेद का कारण बना और परिणाम स्वरूप संबंध वहीं से बिगड़ने शुरू हुए और इतने ज़्यादा बिगड़े कि शक्ति परिवर्तन या कह सकते हैं तख्ता पलट की स्थिति आ गई। अब भारत के लिए क्या समस्या है, पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो भारत की पहली समस्या है लुक ईस्ट पॉलिसी। उसकी ये अब समस्या में आएगी क्योंकि लुक ईस्ट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है म्यांमार उसका प्रवेश द्वार था और उस द्वार पर भी अगर संकट के बादल हों तो भारत को आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। दूसरा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जो उसने सड़क की एक योजना बनाई थी वो भी अब रुक सकती है, समस्या में आ सकती है। तीसरा, रोहिंग्या की समस्या, इसका भी हल ढूंढना अब बेहद कठिन हो जाएगा। भारत और म्यांमार के बीच आज़ादी के बाद से ही एक एग्रीमेंट है कि वो उस सीमा पर अर्थात उस पूर्वी सीमा पर मिलकर
दोनों देशों के विरोध में अगर कोई संगठन खड़ा होता है तो उसे हम हटाएंगे। हम भी जानते हैं उल्फा का अंत करने के लिए सेना को भरपूर मदद म्यांमार ने दी थी। तो हो सकता है कि सेना, अगर हमारा रवैया कुछ सकारात्मक रूप से हटा या सेना के शासन को लगता है कि हम डेमोक्रेसी के फेवर में जाकर आंग सान सू की बहाली को लेकर कुछ समस्या क्रिएट कर सकते हैं, तो शायद ये एग्रीमेंट भी टूट सकता है। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जिनसे अब भारत का सामना होगा। हालांकि विदेश मंत्रालय लगातार इन घटना चक्रों पर नज़र बनाए हुए है। नपे तुले शब्दों के साथ हम बयान दे रहे हैं। पूर्ववत की घटनाओं से हमने सबक लिया है कि चीन को यहाँ पर एंट्री ना मिले। हमें भी पता है चीन जैसी ताकत को रोकने के लिए ज़रूरी है कि बाकी सभी पड़ोसी देशों से हमारे संबंध अच्छे बने रहें। पाकिस्तान और चीन से जो संबंध हमारे ख़राब हैं, उसके कारण किसी और से संबंध खराब होते हैं तो स्थिति और भयावह हो सकती है। तो म्यांमार में सेना द्वारा किया गया तख्ता पलट सिर्फ वहाँ की आंतरिक घटना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ पाए होंगे कि ये भारत को भी किन अर्थों में प्रभावित करती है। भारत का बहुत अधिक निवेश वर्मा में, ऊर्जा के क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में, दवाई, मेडिसिन, एम्बुलेंस, इन सब के क्षेत्रों में हुआ है। हो सकता है कि उस पर भी अगर एक सकारात्मक रुख ना बन पाया तो निवेश भी बाधित हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि भारत और म्यांमार के बीच के इन संबंधों को आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। मैंने थोड़ी कोशिश की थी इतिहास के पटल से और भौगोलिक स्थिति से आपको समझा सकूं कि भारत और म्यांमार के बीच के संबंध अब किस मोड़ पर खड़े हैं। हमें अपनी पुरानी घटनाओं से सबक लेकर इस बार इस घटना को अपने हिसाब से निर्वाहित करना होगा, समझना होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास से आपको कई महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए सहयोगी होंगे, सहायक होंगे और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में भरपूर मदद करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा विश्वास जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।